हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग आज पढ़ेंगे सी सेट में आज हम कम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमको हमारे पेपर में बनते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जो कि सेकंड मीटिंग में होता है। सेकंड पेपर में रीडिंग कम्प्रीहेंशन से लगभग हर साल जो है 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पास करने के लिए प्रीलिम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों को मैथ नहीं आता वो लोग को घबराने के लिए कोई बात नहीं। अब आ गया है आपका भाई अखिलेश मौर्य। आप लोग को अब पढ़ाएंगे, हम सिखाएंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कैसे नंबर को अर्जित किया जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग नए हैं वो लोग को अगर वीडियो देखना है, वीडियो अच्छा लगे तो वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनको सीखने को मौका मिल सके। और वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे लगाते हैं उसके बारे में एकदम बेसिक से हम जानकारी देंगे, ताकि ऐसा ट्रिक बताएंगे हम आपको कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाना बिल्कुल एकदम स्टार्ट कर देंगे। आपका कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत होगा नहीं। तो हम ऐसा जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तक का जो हमारा सीसेट का एग्ज़ाम हुआ है, अगर हम सारी चीज़ को देखें तो उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जो है अभी जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जो है अभी तक 25 से 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बाकी 12 से 13 क्वेश्चन हमको जो है रीजनिंग से देखने को मिलते हैं। बाकी हमको 35 से 30 से ऊपर ही और लगभग 40 के नीचे तक, लगभग हाफ मान सकते हैं, लगभग 49% तक जो है मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो जिन लोगों को मैथ नहीं आता वो जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के साथ में इसका कॉम्बिनेशन से आप जो है कॉम्प्रिहेंशन पे विजय पा सकते हैं, ठीक है। और बाकी जिसको मैथ आता है वो तो उनके लिए सोने पे सुहागा है कि वो जो है वो इस तरीके से भी हमें करना कितना होता है कि 27 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना, 27 क्वेश्चन हमको पासिंग मार्क के लिए करना होता है। हमको अटेम्प्ट कम से कम करना चाहिए 35 से 40 क्वेश्चन कम से कम सही अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। और जो है जो लोग भी नए हैं उन लोगों को हम आज सिखाएंगे कि कम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो बिना देरी किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मैंने बता दिया सीसेट में हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है। तो हम मैथ का सेगमेंट है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल का जो हमने 2 लेक्चर डाला था, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया। अगर लोग उसको पसंद करते तो हम उसको और आगे ले आते और अच्छे से आगे जो है घड़ी, कैलेंडर, इसके अलावा हम सोच रहे थे कि उसमें संख्या पद्धति का जो सेगमेंट है वो अच्छे से कंप्लीट करवा देते, ताकि संख्या पद्धति से जो भी क्वेश्चन आते वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो हम इसमें आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पिछले 1-2 एग्ज़ाम मैंने दे चुका है। मैंने 2 पीटी दे चुका है। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही मैंने वो जो है दम भरा है पीटी देने के लिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे को थोड़ा सा अच्छे से आता है। इतना नहीं अच्छा कहूँगा, लेकिन मेरे को अच्छे से आता है कि मैं उसको कर सकता हूँ। और इसके अलावा रीजनिंग है ना, रीजनिंग से भी मैंने 1-2 लोगों को भी अपने डिस्कशन में भी, मैंने अपने जो भी ग्रुप्स हैं उसमें भी मैंने लोगों को बताया। वो लोग भी इससे जो उनको फ़ायदा मिला और वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे उससे सेट एग्ज़ाम क्या होता है ना। इसकी जो इसमें क्या होता है कि एनालिटिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होता है, और इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो वही लोग जो है सेट को पास कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हल करने के लिए हम देखेंगे कि जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको होनी ज़रूरी है। जैसे ज्योग्राफी के जो है पैसेज उसमें देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का पैसेज हमको देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे हमें जो है
संविधान का मतलब पॉलिटी का भी सेगमेंट देखने को मिलता है, और इकोनॉमी का भी, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर से भी कई क्वेश्चन हमको पैसेज देखने को मिलते हैं, और साइंस एंड टेक से भी हमको कई जगह देखने को मिलते हैं। अगर जिनका इन पे कंट्रोल अच्छा है उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाली वीडियो, तो उन लोगों को भी हम बताएंगे कि उनको कैसे हेल्पफुल हो सकता है। बाकी हम आगे देखते हैं, तो हम इसमें देखेंगे कॉमन टेल एंड जो है कॉमन टेल एंड ऑफ द क्वेश्चन, है ना, कि जो है सर्वाधिक क्वेश्चन महत्व जो निहितार्थ श्रेष्ठ, है ना, रूप से जो है निहित करता है इसमें, और पूर्व धारणाएं के अजम्पशन से भी क्वेश्चन आता है। पूर्व धारणाएं बनाना मतलब जैसे कि आप पहले ही कोई चीज़ सोच लो कि नहीं नहीं ये आदमी तो ऐसा ही है, उसके बारे में कोई एजम्पशन लगा लो, तो उसी को बोलते हैं पूर्व धारणाएं करना। तो इस तरीके का टॉपिक आएगा, तो हमको उसमें क्या करना होगा, एजम्पशन पूर्व धारणाएं मतलब कि कह क्या सकता है, जैसे उसमें कह क्या सकता है कि जो है जैसे कि मान लो कभी आपने झूले पे कभी कोई झूले पे बैठा था, है ना, और झूला पे बैठा था, झूला टूट, रस्सी लगाई थी, ये नारियल की रस्सी लगाई थी और रस्सी टूट के गिर गया, है ना, रस्सी पे बैठ के झूला झूल रहा था तो गिर गया। अब अगर किसी व्यक्ति को आप देख रहे हो वो नारियल की रस्सी से झूला लगा रहा है और झूला झूलने के लिए, तो आपके मन में क्या आएगा, आप पूर्व धारणाएं अपने मन में बनाओगे कि जो है ऐसे ही एक बार ही मैंने झूलने का प्रयास किया था तो रस्सी टूट गई थी और मैं गिर गया था। तो आप भी ऐसा मतलब पूर्व धारणा अपने मन में बनाओगे कि जो है अजम्पशन करोगे कि अभी ये रस्सी लगाया, हो सकता है टूट भी सकता है, जबकि वो चाहे टूटे या ना टूटे, लेकिन आपके मन में एक पूर्व धारणा आ जाएगी कि जो है वो ऐसे एक बारी मैंने किया तो ये चीज़ें ऐसे हो गई थी, है ना। इसके अलावा सर्वाधिक जो है तर्कसंगत और विवेकपूर्ण जो निष्कर्ष निकलेगा उसी को आप उसमें ना उसको करोगे। जैसे कह रहा है मोस्ट लॉजिकल एंड जो है रेशनल इन्फ्रेंस, है ना, एंड इम्प्लीकेशन, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे पूछेगा सर्वाधिक तर्कसंगत, मतलब फिर दे देगा, पैसे दे देगा और कहेगा सर्वाधिक तर्कसंगत जो चीज़ें हैं उसके बारे में पूछ लेगा। सर्वाधिक तर्कसंगत मान लो कोई पैसेज दे दिया, वो बोल रहा है कि इसमें सर्वाधिक तर्कसंगत, जैसे कौन सी बात है जो लेखक वो कहना चाहता है और वो सबसे मतलब तर्कपूर्ण लग रहा है आपको, तो उसको उसमें आंसर में देना है कि ये चीज़ें सर ये सही हो जाएंगी। विवेकपूर्ण निष्कर्ष उसी को कहते हैं ना, कि जैसे कि कोई पैसेज दे दिया है तो उसमें अपने दिमाग से सोचना है कि जो है कौन सा सबसे जो है तर्कसंगत और कौन सा विवेकपूर्ण, दिमाग से आपके सही उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। जैसे का वर्षा जब किसी सुखाने समय चूक पुनिका पछताने, तो लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक का कहने का आशय क्या है ना, तो अपने विवेकपूर्ण से वो कहना चाहता है कि जो है जब कोई काम करने से का जब समय ही खत्म हो गया तो उस काम को करने से क्या फायदा, जब समय था तो हम कर ही नहीं सके। तो उसी तरीके से ये समझाना चाहता है लेखक यहाँ पे कि जो तर्कसंगत, जो सर्वाधिक तर्कसंगत हो, विवेकपूर्ण निष्कर्ष हो, उसी को वहाँ पे करना है ना। और सबसे ज़्यादा ये आपको समझने में मिलेगा इंग्लिश वाले में। इंग्लिश में आप देखोगे जब यहाँ पे इम्प्लाइड लिखा रहेगा, है ना, अजम्पशन लिखा रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो पूर्व धारणा पूछ रहा है कि वो मतलब क्या चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे आपको पूर्व धारणा लेखक के अनुसार कहोगे, है ना, अपने दिमाग में जैसे वो उस तरीके का अजम्पशन करोगी, नहीं लेखक यही कहना चाहता है। लेकिन अगर जब सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण, तो उसी में उसका वो छुपा रहेगा कि लेखक ये कहा है, इसके कहने का मतलब ये क्यों कह रहा है ऐसा बात, तो ये इसलिए कह रहा है ताकि मतलब ये घटना ना हो, ये चीज़ें ना हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सर्वाधिक तार्किक और निर्णायक संदेश, जिसमें कह रहा है मोस्ट लॉजिकल, इसमें जो ना क्रूशियल मैसेज होगा, जैसे कोई मोस्ट लॉजिकल होगा या क्रूशियल कोई मैसेज होगा जो निर्णायक संदेश होगा या सर्वाधिक तार्किक बात होगी। कई आप बात करते हैं तो ऐसे हाँ आप बहुत ही तर्कपूर्ण बात कर रहे हो, जैसे जो बात कभी कट ना सके, है ना, उस तरीके का आपको थिंकिंग लगाना है। उसके बाद होता है क्रांतिक संदेश का जो है सर्वोत्तम प्रेषण करता है ना, हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखेंगे
आ रहा है कॉमन टेल एंड ऑफ द क्वेश्चन, है ना। कह रहा है इसमें कह रहा है मूल भाग को जो है सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है ये। इसमें जो है ना आपको अच्छे से पढ़ना है और जो रिफ्लेक्ट क्रक्स होगा उसको पहचानना है कि सर्वोत्तम रूप से क्या कहना चाहता है, उसका जो मतलब परिच्छेद दिया रहेगा उसका निचोड़ क्या है, वो मतलब लेखक कहना क्या चाहता है। कहता नहीं है पीके मूवी में कि कहना क्या चाहते हो, उस तरीके का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वोत्तम सार, जो मतलब सबसे अच्छा जो डिसीजन होगा उसका सार की कहने का क्या मतलब हो रहा है वो चीज़ देखेंगे, जिसमें उप सिद्धांत को जो है बेहतर दर्शाया गया होता है। बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रोलोरी, है ना, क्रोलोरी को। तो जब क्रक्स लिखा रहेगा तो उसके जो है सर्वोत्तम मूल भाव को देखना है, सर्वोत्तम, है ना। और जब वो क्रोलोरी लिखा रहेगा तो उपदान को जो उप सिद्धांत है उसको बेहतर दर्शाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हम आगे अब देखते हैं। आगे हमारा है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है, पैसेज रहेगा उसमें फैक्ट रहेगा, एविडेंस रहेगा और जो है ऑब्जर्वेशन रहेगा, है ना। इन चीज़ों पे आधारित रहेगा। तो हमको अपना ओपिनियन या जजमेंट को देना है। इसमें नो आउटसाइड नॉलेज नहीं हमको लगाना है, मतलब हमको बाहर के बारे में नहीं सोचना है कि बाहर से कुछ ऐड कर दें। उसमें जो लेखक कह रहा है उसी को करना है। जैसे मान लो लेखक कह रहा है भैंस है, भैंस को भैंस को पोखरे में ले जाओ नहला दो, तो उसमें नहीं आपको दिमाग लगाना है कि हम ट्यूबवेल पे ही धो लें या यहाँ पे घर पे ऐसा कर लें। अगर वो जो कह रहा है उसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो कहना चाहता है उसी को उसमें करेंगे, है ना। तो पैसेज में कोई फैक्ट होगा, कोई एविडेंस होगा, कोई ऑब्जर्वेशन होगा, उस पर अगर आधारित ओपिनियन होगा तो उस पर जो है ना हमको कुछ कंक्लूजन जो मतलब जो उसका निष्कर्ष होगा वही होगा। हमको बाहर से कुछ नहीं ऐड करना है, जो लेखक कहना चाहता है उसी के भाषा में उसको आंसर दे देना है। कहता है जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाऊंगा। तो लेखक जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उसी भाषा में उसके कंक्लूजन में ही आंसर छिपा हुआ रहेगा, उसको वहाँ से दे देना है। पैसेज में दी गई जो इन्फॉर्मेशन रहेगी के आधार पर ही जो है ना ड्राइव इसको करना है, उसको हमको अलग से नहीं करना है। पैसेज में जो है कंक्लूजन रहेगा जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया होता है, वो कभी डायरेक्टली दिया रहेगा, कभी इनडायरेक्टली, कभी सीधे कान पकड़ेगा, कभी कान को ही पकड़ेगा लेकिन घुमा के पकड़ेगा, तो घुमा के बात कहेगा, तो कभी कभी डायरेक्ट ही बोल दिया करेगा, है ना। तो इस तरीके का वो पैसेज में दिया रहेगा, आपको इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे पैसेज में ही कंक्लूजन के लिए ना के लिए जो है कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं। जैसे उसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, उसमें लिखा है हेंस, सो, देयरफॉर, है ना। तो इस तरीके का जो है शब्द प्रयोग रहेगा, तो उसको आपको देख लेना है कि वो अगर इस तरीके का शब्द का प्रयोग कर रहा है वो, तो हमें जो है ना इसी तरीके का जवाब देना है जैसे कंक्लूजन में देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें वाट वाई पैसेज के अंत में लगा करके कंक्लूजन निकलता है। जैसे आपको कुछ पूछ लिया तो क्या निष्कर्ष होगा, जैसे मुझे जाना है और शाम को एक लोग के घर वहाँ पे रात्रि का भोज करना है, तो उसमें हम ऐसा वाट वाई का जो है पैसेज में अंत में लगाएंगे तो कंक्लूजन निकल जाएगा। तो ऐसा कि हमको क्यों जाना है, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, क्यों जाना, तो इस तरीके का करेंगे। तो इस तरीके से करने से ही ना तो हमारा जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, वो निकल के बाहर आएगा और हमको उसी को तो अडॉप्ट करना है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब हमारा अगला है इन्फ्रेंस, है ना। तो अब हम इन्फ्रेंस को देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है पैसेज में दिए गए जो फैक्ट होगा, एविडेंस होंगे ना, ऑब्जर्वेशन होंगे, इन्हीं पर ये डिवाइड होता है इन्फ्रेंस। लेकिन इसमें जो है ना पेरियर नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस और जो है लर्निंग का जो है इस्तेमाल हम करते हैं, कि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे इसका इन्फ्रेंस निकालते हैं। इसमें जैसे इन्फ्रेंस निकालने के लिए लॉजिकल, इनलॉजिकल, जस्टिफाइड, है ना, अनजस्टिफाइड और एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो उसको हम करेंगे। जैसे इसमें एक कहानी है, जैसे अपने गली में एक डॉग देखा आपने, है ना, आपने गली में एक डॉग देखा तो दांत निकाल रहा था डॉग, लेकिन
वो भौंक रहा था, तो आपने क्या सोचा कि जो है पास्ट में भी ऐसे एक डॉग आपने देखा था, वो डॉग ना आपको भौंकने के लिए ऐसे ही हो रहा था। जब वो मेरे को काटा था पिछली बारी कुत्ता, तो ऐसे ही दांत निकाल रहा था, ऐसे ही मुझे देख करके भौंक रहा था, है ना। तो आप क्या उसके निष्कर्ष निकालोगे? यही कि ये मेरे को काट सकता है, ये चाहे वो काटे या ना काटे, तो वो ट्रूथ भी हो सकता है या वो पजल भी हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं इन्फ्रेंस, है ना, कि अगर मतलब आपको वो चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। तो आपको जैसे लग रहा है दूर से देखने में, कि दूर से आपने किसी को देखा कि वो, अरे वो तो पीछे पीछे से कोई व्यक्ति जा रहा है, पीछे से आपने देखा उसको, अरे वो तो लग रहा है फलाने का लड़का है। लेकिन आप जब दूर में पास में गए तो आपने देखा वो लड़का तो है ही नहीं, बस उसी के जैसा था वो पीछे से देखने में, लेकिन जब उसको आपने देखा तो वो था ही नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति था। तो मतलब ट्रुथ भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, मतलब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस होता है इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो आपको इसको देख करके ऑब्जर्वेशन करना है और इसके बाद जो है इसको देना है आंसर। अगर ट्रूथ में अगर वो रहेगा तो ट्रूथ में देना, फॉल्स में दिखा रहेगा तो फॉल्स में देना, क्योंकि वो आपको देना है पैसेज के अनुसार, ठीक है। पैसेज अगर सही चीज़ें कहेगी सही, गलत कहेगी तो गलत। इन्फ्लुएंस जो है एक प्रकार का ही ना एजुकेटेड गेसेस है, जैसे किसी के ऊपर गेस लगा लेना, है ना, कि नहीं यार ये लड़का तो ऐसे पढ़ने में, मुझे इस टाइप के लड़के जो होते हैं पेन वैन खोस रखा है, इसका मतलब ये पढ़ा लिखा हो सकता है। अब आपने जब उसको बुलाया है, लड़के सुन, आया आपके पास, कितने तक पढ़े हो? भैया मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। तो क्या कहोगे? यार इतना पढ़ा लिखा लग रहा था बंदा देखने में, लेकिन है ही नहीं पढ़ा लिखा, है ना। तो आपको एक गेस लगा के ये इन्फ्लुएंस का जवाब देना है। अब हम देखेंगे अगला, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे पैसेज में कहीं भी जो है ना इन्फ्रेंटल लाइन नहीं होगी, इसमें क्या है ना, इसकी जो कैपेसिटी होगी उसका इस्तेमाल करना होगा हमको, जो एजुकेशन कैपेसिटी होगी, है ना। और इसके अलावा एग्जाम्पल होंगे, यदि एग्जाम्पल में जो है आर्कटिक रीजन जैसे कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, रूस हुआ, उत्तरी जो है यूरोपीय हुआ देशों में जो है प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो इसका जो है ना कारण हो सकता है कि जैसे गैस रिजर्व हो, या जो है बर्फ के पिघलने से जो प्राप्त न्यू आइलैंड वगैरह प्रतिस्पर्धा में आए हों, लेकर के मिले हों, तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा हो। तो आप एक जो है ना एजुकेटेड गेस लगा सकते हो। जैसे अभी वेनेजुएला में इतना सारा कुछ हुआ, तो आप यहाँ से बैठे बैठे क्या एक अनुमान लगाओगे कि कहीं कोई तेल का भंडार होगा या कुछ भी होगा, इसीलिए तो अमेरिका वहाँ पे इतना सारा कुछ कर रहा है, जो इतना प्रपंच रच रहा है। तो इस तरीके से आदमी ना इस वो लगाता है गेस, ठीक है, उसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जब पैसेज आएगा तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। जो लोग को समझ में ना आ रहा है घबराइए मत, अभी जब क्वेश्चन करेंगे, अभी जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा तो जितने लोगों का क्वेश्चन नहीं बनेगा वो लोग फिर कमेंट करके बताना, मैं आपको अपने तरफ से 100% दूंगा कि आपको समझ में आ जाए, आपको चीज़ें बेहतर हो जाएं, आपको सारी चीज़ें आ जाएं, ठीक है। मेरी गारंटी है कि मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। आप अगर छोड़ के चले जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, अजम्पशन में जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे बता दूं कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति या जो है सभी समस्याओं का कारण ना जो है ईश्वर की इच्छा को मानता है। जैसे आप देखेंगे कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, अगर उनका कभी किसी का नहीं तो हो जाता है, तो कहते हैं कि पूजा पाठ करो, इसी वजह से नहीं तो हो रहा है कि आप लोग जो है कुछ पूजा पाठ नहीं करते हो, आप लोग दिन भर ऐसे ही काम करते हो, इस वजह से ये सब कुछ ईश्वर का यही मानना था, है ना। ईश्वर का ऐसे कह भैया फलाने का ऐसा हो गया, क्या करोगे, जो
जो है राम रचि राखा कैसे बोलते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा, है ना। मतलब जो ईश्वर ने रचा है वही होगा, इस तरीके से लोग कहते हैं कि। तो वो लोग ज़्यादातर जो मतलब धार्मिक की चीज़ों पे विश्वास करते हैं वो लोग ये कहेंगे ईश्वर की ये मर्जी थी। लेकिन जो वामपंथी विश्व की जो सभी समस्याओं की जो मूल जड़ को वो आर्थिक कारण मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई आर्थिक कारण है। उनका तर्कसंगत बात ये होती है कि अगर हमारे पास गरीबी है तो हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी ये समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें वो मानते हैं। जबकि समानता इसमें जो है ना, अजम्पशन के समर्थन में हम बताएंगे कि इसमें कोई फैक्ट होगा, कोई ऑब्जर्वेशन होगा, ये एविडेंस होगा, इसमें वो नहीं होता है। ठीक है, ये इन सब से जो है परे होता है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने भूल गया था तो मैं आपको बता दिया। अब हम आगे देखेंगे। आगे में जैसा कि कहीं कहीं पे देखेंगे आप तो इम्प्लाई दिया हुआ रहता है ना, पूछ जाता है इसमें इम्प्लाई क्या है, तो उसका हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसका ऐसे पता लगाएंगे, इसका अर्थ ये होता है कि आर्थर द्वारा कुछ ना हिंट किया जाता है कि मतलब जो पैसेज दिया है उसमें आर्थर हिंट करता है कि इसमें ना मैंने इसको इसलिए पूछा है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी इसलिए पूछा है, या पर्यावरण प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है तो इसलिए हमने इसको पूछा है ना। तो इस टाइप का कोई मतलब वो सजेस्ट कर देगा कि हम ना ये इसलिए इस चीज़ों को पूछ रहे हैं। जैसे मान लो आर्थिक किसी देश की जो है आर्थिक इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उसने इकॉनमी में इस तरीके का वो बनाएगा परिच्छेद, है ना, इस तरीके का पैसेज बनाएगा कि इस चीज़ें से ये चीज़ें हो रही थी, लगातार जो है 2 महीने जो है आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है, अभी स्लो डाउन की तरफ जा रहा है देश। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ पूछ लिया, या बहुत ज़्यादा दिल्ली में प्रदूषण हो गया है और तो इस वजह से वो घुमा फिरा के बातें करेगा। तो वो जब घुमा फिरा के कोई बात करेगा इस तरीके से, तो पर्यावरण के, तो आप ये समझो कि हाँ दिल्ली में, क्योंकि मैं अभी इस टाइम में दिल्ली में हूँ, इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतना धुआं उड़ रहा है, मतलब प्रदूषण है, फलाना ढिमकाना, तो इसी वजह से इनके मन में ये चीज़ें ख्याल आ रही हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ख्याली पुलाव पकवान बनाना मन ही मन में, है ना। तो उस तरीके का जो है ख्याली पुलाव पकाना मन ही मन में, तो उस तरीके का ये जो है हिंट होता है, जो मतलब अंदर ही अंदर में जो है जो ऑथर होगा, जो राइटर होगा, वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, हिंट देगा कि हम यही चीज़ कहना चाह रहे हैं बेटा, तुम ये चीज़ समझ लो, है ना। हम तक कभी कई लोग देखो नहीं कहते हैं कि जैसा किसी से आप बात करो तो कोई बगल में खड़ा रहता है तो धीरे धीरे से आंख मार देता है, या ऐसे ऐसे आंखों से इशारा दे देता है, तो वो हिंट दे दिया कि वहाँ से बेटा धीरे से तुम खिसक जाओ, वहाँ पे उसके पास बैठो मत, वो सही आदमी नहीं है, तो आप धीरे से हिंट पा जाते हो वहाँ से खसक। तो ऐसे ही इम्प्लाई में होता है, वो आर्थर क्या जो राइटर होता है, ऑथर होता है, वो यही काम करता है, वो ही हिंट देगा आपको, सजेस्ट करेगा कि आपको ना इसमें कुछ चीज़ हम पूछ रहे हैं वो चीज़ बताओ। तो जिस चीज़ को वो ऑथर हिंट करेगा, सजेस्ट करेगा, वही चीज़ बताना। लेकिन यह भी जो है ना डायरेक्टली नहीं होता, कभी कभी घुमा करके भी पूछ दिया जाता है। इसमें ना एक हिडन मैसेज होता है। जैसे पृथ्वीराज का आपने देखा था ना, पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी का जो हो रहा था उस टाइम में, तो पृथ्वीराज ने क्या किया, है ना, पृथ्वीराज चंद बरदाई जो था उसको क्या बोला, है ना, कि जो है 4 बास 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब 4 बास 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। 4 बास है ना, 4 बास 24 गज के ऊपर जो है अंगुल अष्ट जो है प्रधान प्रमाण, मतलब उसके ऊपर जो है सुल्तान है, इतने दूरी पे है। और कहता है कि इसमें इशारे में कह दिया है कि जो है चूकना मत चौहान, मार देना, मतलब, है ना। और पृथ्वीराज ने ऐसा ही किया। तो ये क्या किया, अगर यही चीज़ें ये जो है चंद बरदाई इनको सीधे सीधे ये बात बोलता तो सुल्तान समझ जाता, इनके गला ही उड़ा देता धड़ से। तो ये बातें घुमा करके कह रहा है, लेकिन हिंट दे रहा है, लेकिन ये बातें चौपाई के रूप में कह रहा, घुमा के ये बातें वो समझ भी नहीं पाएगा। तो इनको हिंट मिल गया, इन्होंने अपना कांड कर दिया। ठीक है ना, तो इसी को इम्प्लाई बोलते हैं।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जो लोग को समझ में नहीं आया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो हम देखेंगे क्रिटिकल मैसेज क्रक्स, है ना, जो क्रिटिकल मैसेज होगा क्रक्स, इसमें जो है आइडिया होगा, आइडिया दिया जाएगा। ऑथर जो है इसमें, है ना, कन्वे करना चाहता है। इसमें क्या कहेगा, पैसेज में दी गई जो इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्रक्स को निकालना होगा। जैसे जो पैसेज होगा उसी में उसका आंसर भी छिपा होगा, जैसे कहेगा वैसे ही आपको कर देना है। कोई उस तरीके का आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्रक्स जो है स्पष्ट दिया गया होता है, पैसेज में ही होता है उसका आंसर, तो वहीं से आपको दे देना है। ना कि अगर पैसेज में वो कुछ कह रहा है तो आप अलग से अपना दिमाग लगा के दोगे तो आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका भले ही अजम्पशन में कुछ मायने अलग हो, है ना, इम्प्लाई में मायने कुछ अलग हो, तो आपको इन्फ्रेंस में मायने कुछ अलग हो, तो उसको आपको नहीं देखना है। अगर वो क्रक्स लिखा है तो आप इंग्लिश जो उसका वर्ड है वो देखना, क्रक्स। अगर क्रक्स लिखा है तो आप ये तुरंत समझ जाना कि पैसेज में ही इसका जो चीज़ है वो छुपा हुआ है, और पैसेज से ही हमको इसका इंफॉर्मेशन निकाल करके उसी के आधार पे हमको इसको आंसर दे देना है। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ताकि मैं उनको अलग से भी, मैं टेलीग्राम पे मेरे आ जाएंगे, यूपीएससी स्टूडेंट का है, वहाँ पे मैं डिस्कशन में भी मैं बता दूंगा। ठीक, अब हमारा आगे है क्रोलरी, है ना। क्रोलरी में क्या होगा, तो दो तरीके से इसमें डिफाइन किया गया हो जाता है इसको, है ना। तो इसमें कह रहा है ना आगे, जैसे इट में मीन रिजल्ट, है ना। तो इसमें बताया कि ये जो है इसमें दिया रहेगा, अर्थात इसमें यही कहा रहेगा कि मतलब किसी एक ही बात को ना ये दूसरे तरीके से कहना इसका होगा, लेकिन उसके कहने का अर्थ एक ही होगा, एक ही गोल होगा। जैसे एक ही लक्ष्य होगा लेकिन गोल एक ही होगा, लेकिन तरीका जो होगा कहने का वो दूसरा मेथड होगा कहने का। जैसे कहने का मतलब आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका भी सपना आईएएस बनना है, और जो दूसरा बच्चा पढ़ रहा है वो भी आईएएस बनने के लिए ही पढ़ रहा है, उसका अपना अलग मेथड होगा, है ना। तो इस तरीके से उसका अपना अलग टाइम टेबल है, आपका अपना अलग टाइम टेबल है। तो ऐसे ही क्लोररी में होता है। क्लोररी में क्या होता है, तो वो जो है गोल एक ही होगा, सपना एक ही होगा, एक ही चीज़ें होंगी, लेकिन जो है बस उसमें जो है घुमा करके पूछा जाएगा, तो है ना, कभी कभी घुमा करके कभी सीधे, तो इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको डिफाइन करके सही आंसर देना है उसी में से। ठीक है, यही होगा, आंसर में से आएगा। किसी बात को कहा है लेकिन आंसर में घुमा करके आंसर दे दिया है कि ये चीज़ें ऐसे, तो आपको, है ना, अब हम आगे दूसरा देख लेते हैं। क्लोररी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे कोई बता दिया कि जो है हमको जाना है दुबई, तो आप दिल्ली से भी दुबई जा सकते हो, लखनऊ से भी दुबई जा सकते हो, जाना तो आपको दुबई में ही ना। तो बोलिए, यही चीज़ें बता रहा है। अब उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बताते हैं आगे बताया गया है इम्प्लीकेशंस, है ना। इम्प्लीकेशन में क्या है, इसमें क्या, जैसे इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताया जाएगा। पैसेज में क्या होगा कि समस्या के कारणों को जो है बताया जाएगा, और आपसे ना प्रभाव पूछेगा या परिणाम पूछा जाएगा कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या परिणाम होगा, है ना। जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई जो है पोल्यूशन कर रहा है, टायर जला रहा है, अब उससे पूछ लेगा इससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या परिणाम हो सकता है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे उसमें एग्जांपल में वर्षा हो रहा है, तो वर्षा का कारण पूछ लिया कि वर्षा होने, इतना ज़्यादा वर्षा होता है, क्या कारण हो सकता है, इतना ज़्यादा वर्षा हो रहा है ना, इससे क्या प्रभाव होगा, तो वो चीज़ें बताओगे। बाढ़ का क्या परिणाम होगा, जलाशय का, तो इस तरीके के, है ना। तो इसी तरीके का पूछेगा। तो मेरे आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्लोररी में एक चीज़ और मैं बता दूं उदाहरण के लिए। जैसे वो उसमें बताया गया कि उसको ना ऐसे किए, जैसे कि किसी बच्चे को जो है किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसमें आपको जैसे आप ही, आपको किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो अपना बुक स्टोर खोल सकते हैं, है ना, ताकि वहाँ लोग भी आएँ किताब पढ़ने और आप भी
पढ़ें तो आपको मतलब फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा, इससे आपका अर्निंग भी हो सकता है। दूसरा एक और उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे जो है ये रिजल्ट हो गया है ना, तो ताकि दूसरे लोग भी उसमें किताब पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ रहे हैं, आपका मन भी लग रहा है। लेकिन एक दूसरा जो उदाहरण हम बताना चाहते हैं उसमें, जैसे आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो आपके पास दो विकल्प हो जाएगा, आप या तो उसको रिपेयर करवा लीजिए या तो नया ले लीजिए, तो ये अल्टरनेटिव विकल्प हो गया ना। तो ये भी इसमें जो है शामिल होगा कि हमको अगर कोई दूसरा विकल्प मिल रहा है तो वो हम उसमें उसको लेंगे, उसको हम जो है ना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम आपको बताएं एक कुलरी है, इसमें बताओ आप आंसर कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी वार्तालापों में विकसित देश जो होते हैं डिजिटल क्षेत्र को जो है अधिग्रहित करना चाहते हैं और डिजिटल डाटा को जो है कोलोनाइज करना चाहते हैं। विकासशील देशों से बिग डाटा जो होते हैं उसको एकत्र किया जाता है और डिजिटल इंटेलिजेंस के रूप में उसको विकसित देशों को बेच दिया जाता है। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें यही कहना चाहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, वार्तालापों में जो विकसित देश होते हैं वो डिजिटल क्षेत्र को ना अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, वो जो डिजिटल कोलोनाइज जो करना चाहते हैं। और जो विकासशील देश है ना उनसे जो भी डेटा होता है वो कलेक्ट करके वो क्या करना चाहते हैं, उसको जो है जो विकासशील देश होते हैं उनको बेच दिया जाता है डिजिटल इंटेलिजेंस के। उनके डेटा के आधार पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो ये क्यों पूछा क्लोरी में इसको लिया जाता है और इसको क्यों पूछा यूपीएससी ने, तो इसका मतलब यही होगा कि वो ये हिंट देना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि भारत को क्या करना चाहिए, अपनी मतलब जो डिजिटल संप्रभुता को ना हमको बचाना चाहिए, ठीक है। हमको अपने डिजिटल संप्रभुता को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, है ना। ये एक विकल्प है, यही जो है एक मतलब राइट है कि हमको जो चीज़ें हैं वो हमको बचा के रखनी चाहिए अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी को, ठीक है। अब जैसे जो है हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन जो है इम्प्लीकेशन एंड कोरोलरी में। तो कोरोलरी में जो है डिफरेंस होता है, इम्प्लीकेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जैसे इसमें जो है इफेक्ट रिलेशनशिप होती है उसको कैसे देखा जाता है। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है ना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बातें करता है कि भविष्य में क्या होगा, और जबकि जो कोलोरली होता है वो अभी वर्तमान में क्या चीज़ हो रहा है उस पर डिस्कशन करेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना क्वेश्चन हल करते समय, ठीक है। तो हमारा जो है जो अभी तक का जो रूल था, रूल तो ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे परिच्छेद, हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सेशन को समाप्त करेंगे। तो हम देखेंगे इसमें पहला परिच्छेद है ना। इसमें कहा गया है सामान्य रूप में आप लोग करने की पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। पहले इसको पढ़िए, इसका हम क्वेश्चन भी दिखा दें। क्वेश्चन ये पूछा गया है, अजम्पशन पूछा गया है, पूर्वाधारणा, ठीक है। आपके पास टाइम है 2 मिनट का। चलिए मैं एक समझा देता हूँ उसके बाद, ठीक है। इसमें कह रहा है पहला कि सामान्य रूप से ना, सामान्य रूप में धार्मिक परंपराएं ईश्वर के या जो है किसी सार्वभौम नैतिक सिद्धांत के प्रति हमारे कर्तव्य पर जो है बल देती हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य इन्हीं से व्युत्पन्न होते हैं। अधिकारों की धार्मिक संकल्पना है ना, प्रमुख जो है धार्मिक संकल्पना मुख्यतः जो है इसी देवतया सिद्धांत के समय के साथ हमारे संबंध से और अन्य संबंधों पर पड़ने वाले इसके निहितार्थ से ही व्युत्पन्न हुई हैं। मतलब सामान्य रूप से जो धार्मिक परंपराएं हैं वो किसी सार्वभौम नैतिक सिद्धांत
है ना, प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसी पे बल देती हैं, कि जो हम कुछ करते हैं वो ना हमारी धार्मिक जो परंपराएं वो हमको सिखाती हैं। इस तरीके की बात कहने का है मतलब इनके। और ये कह रहे हैं एक दूसरे के प्रति जो हमारे कर्तव्य है ना इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, जो हमारी धार्मिक परंपराएं उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इनके कहने का मतलब है, पैसेज का कहने का मतलब है, राइटर के कहने का मतलब है। अधिकारों की जो धार्मिक संकल्पना मुख्यतः इसमें ना इस देवत या जो है सिद्धांत के समय के साथ हमारे संबंध से और हमारे जो अन्य संबंधों पर पड़ने वाले इसके निहितार्थ से ही उत्पन्न होते हैं, कि हमने जो हम लोगों से संबंध वगैरह रखते हैं, जो चीज़ें हमारे साथ में हमारे जीवन में हैं, वो इन धार्मिक जो चीज़ें होती जो हमारी धार्मिक परंपराएं ईश्वर की, इसका बहुत बड़ा मतलब हमारे ऊपर फल पड़ रहा है, कि उनका ही मतलब सारा कुछ है जो हमारे अंदर जो गुण विकसित हुए हैं। इनके कहने का मतलब यही। इसमें आगे करा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच या संगतता है ना, न्याय के किसी उच्चतर बोध के लिए महत्वपूर्ण है करा, किंतु न्याय को आचरण में लाने के लिए सद्गुण, अधिकार और कर्तव्य औपचारिक अमूर्त तत्व नहीं रह सकते। उन्हें जो है सामान्य मिलन के संदेश है ना, संवेदन से जो है बधे हुए समुदाय, मतलब संवेदन से बने हुए एक समान एकता के में जो उतारना जो है परम आवश्यक है। व्यक्ति के सद्गुण के रूप में भी यह जो है एकात्मकता और न्याय का जो है साधन और जो है बोध के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो पूर्व धारणा इसको हमको बनानी इसमें। तो इसमें कहा जा रहा है ना, कह रहा है परिच्छेद में, कि परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए इसमें निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। मानव इसमें कह रहा है कि पहला कह रहा है कि मानव संबंध उनकी पारंपरिक जो है परंपराओं धार्मिक उनकी जो है धार्मिक परंपराओं से उत्पन्न होते हैं। तो पहला है। और दूसरा इसमें क्या कहा जा रहा है दूसरे में, है ना, तो दूसरे में क्या कहा जा रहा है, तो दूसरे में ये कहा जा रहा है, दूसरे में आप देखेंगे तो कह रहा है कि मनुष्य कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हैं जब वे जो है ना ईश्वर में विश्वास करें। मनुष्य कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हैं जब वो ईश्वर में विश्वास करे। तो ऐसा बात तो मुझे नहीं लगता कहा है। और न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक हैं। तो इन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। ठीक है, धार्मिक न्याय की साधना और धार्मिक की परंपराओं की उन्होंने कभी बात की, आपने कभी देखा? तो ये चीज़ें उन्होंने नहीं कहा है ना, लेखक ने ये चीज़ें नहीं कहा है। ठीक, हम दिखाते हैं लेखक ने कहीं न्याय की साधना की बात तो नहीं की है। देखिए कहीं पे न्याय साधना की बात कही है, तो कहीं पे न्याय की साधना और जो है बोध के लिए आवश्यक है, ये बात बोली ना, व्यक्तिक सद्गुण के रूप में, है ना, ये चीज़ें बोली है। तो जो कहने का मतलब क्या है कि हमको इसका अंजम्पशन निकालना है। तो इस परिच्छेद का कहने का मतलब यही है कि मानव अपने संबंध जो उसके होते हैं और जो उसकी मतलब व्यक्तित्व होता है, उसमें जो है उसके धार्मिक परंपराओं का जो है ना बहुत बड़ा योगदान होता है। वो परिच्छेद में कुल मिला के यही कह रहा है। तो इसमें जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है ना यही सही हो रहा है। ठीक है, और इसमें से कोई ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। तो हमारा इसमें जो है पहला ए सही होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला ये ए सही होगा ये। अब हम अगला क्वेश्चन इसी पे एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा है जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ना इस परिच्छेद का जो है क्रक्स है, मर्म। तो इसमें क्रक्स पूछा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रक्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य जो है ना, हमारे कर्तव्य हमारे धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं। और हर दिव्य सिद्धांत से संबंध रखना महत्वपूर्ण सद्गुण है। तो ये तो कहानी है। अधिकार और जो कर्तव्यों के बीच जो ना संतुलन समाज में न्याय दिलाने के लिए निर्णायक है। ये भी नहीं कहा है ना। एक सेकंड, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन समाज में जो है
न्याय दिलाने के अधिकारों कर्तव्यों के बीच संतुलन, है ना। इसके अलावा इसमें कह रहा है अगले में, अधिकारों की जो है धार्मिक संकल्पना मुख्यतः जो है ईश्वर के साथ हमारे संबंध से जो है व्युत्पन्न होते हैं। अधिकारों की जो धार्मिक संकल्पना मुख्यतः इसमें जो है, तो इसमें जो है जो हमारा आंसर सही होगा वो सी सही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सटीक बैठ रहा है कि जो अधिकार और कर्तव्य की बात कही कि जो है ना उसमें जो मनुष्य के बीच जो है संतुलन, इसीलिए वो कहा है कि जो बीच में संतुलन समाज को जो है न्याय दिलाने के लिए जो है निर्णायक होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें जो है सी सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ना, दूसरा इसमें कह रहा है कि पारदर्शिता और प्रतियोगिता को जो है समाप्त करने से क्रोनी पूंजीवाद मुक्त जो है उद्यम अवसर और आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक है। क्रोनी पूंजीवाद जिसमें जो है धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्तियों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचारी राजनीतियों को घूस देकर जमीन और जो प्रकृति संसाधन तथा भिन्न लाइसेंस प्राप्त किए हैं। अब जो है एक प्रमुख मुद्दा बन गया है जिससे निपटने की ज़रूरत है। तो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मध्य आय जाल है ना, जहाँ क्रोनी पूंजीवाद जो है अल्पतंत्रों को निर्मित करता है, जहाँ जो मतलब समृद्धि को धीमा कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये हमारा पैसेज है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं। हम आपको एक बार इसका जवाब भी दिखा देते हैं। तो ये इसमें क्रोलरी पूछा है ना, तो उपनिगमन उसको कहते हैं, तो उसको पूछा है, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आएगा। तो इसमें आंसर में कह रहा है अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारी स्कीमों को जो है आरंभ करने और चालू स्कीमों को जो है एक अपेक्षाकृत अधिक वित्त आवंटित करने की जो है तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा बी कह रहा है आर्थिक विकास को अन्य माध्यमों से प्रोत्साहित करने एवं निर्धनों को लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। उस वक्त सी कह रहा है वर्तमान में सरकार की कार्यप्रणाली को जो है पारदर्शी और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा डी कह रहा है हमें सेवा क्षेत्र की जगह निर्माण क्षेत्र का जो है विकास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आप याद करिए हमने क्रोलरी में आपको क्या बताया था, है ना, क्रोलरी में हमने आपको क्या बताया था, तो वो चीज़ें आप याद करिए, उसको करने का प्रयास कीजिए। आपके सामने है ये परिच्छेद, आपके पास टाइम है 2 मिनट का। इसी वीडियो के बाद हम आप लोगों को जो है ये भी PYQ है, ये हम आपको नहीं बता सकते कि किस ईयर का है, क्योंकि आप लोग जो है आंसर का मिलान कर सकते हैं, लेकिन हम कल से आप लोग को PYQ करवाएंगे 2025 का, फिर 24 का, फिर 23 का, फिर ऐसे ही करके करवाते चले जाएंगे। ठीक है, सीसैट में आप जो लोग वीडियो में जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है जब वीडियो पहुंचेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और वीडियो को लाइक करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे तो मतलब अच्छा लगेगा मुझे। तो हम लोग जो है ना अगला जो वीडियो में हम लोग PYQ देखेंगे 2025 से लेकर के हमको देखना है 2011 तक, मतलब 2013-14 तक का जो भी है सारा देखेंगे। ठीक है, PYQ उसमें जितने भी मतलब अब तक का पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन सारे देखेंगे। पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े तक पहुँच ऐसा नहीं कि जब तक हम आप लोग को सिखा नहीं देंगे, आप लोग को इतना तो पारंगत कर ही देंगे कि जो है आप जो है अपना जो है कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन खुद करके आएंगे, है ना, छोड़ के नहीं आएंगे, आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बता देते हैं
पारदर्शिता और प्रतियोगिता को समाप्त करने में जो क्रोनी पूंजीवाद की बात कर रहा है इसमें, तो मुक्त उद्यम अवसर और जो है आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक है ना, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहा है। तो क्रोनी पूंजीवाद जिसमें जो है धनाढ्य और जो है प्रभावशाली व्यक्ति पर जो है आरोप लगता है कि उन्होंने जो है भ्रष्टाचारी राजनीति को घुस दे करके ना जमीन और प्राकृतिक संसाधन और विभिन्न लाइसेंस जो है प्राप्त किए हैं। जैसे क्रोनी पूंजीवाद में कौन कौन लोग हैं, जैसे कि आ गए अधिकारी आ गए, नेता आ गए, है ना, और बिजनेसमैन वगैरह। तो ये लोग मिलके क्या करते हैं, जैसे अभी देखो हसदेव जंगल कट रहा है, तो अब वहाँ पे खनन होगा, तो वहाँ पे जो अधिकारी होंगे, लैंड माफिया वगैरह, इस तरीके के लोग क्या करते हैं, तो चीज़ें करते हैं ना। और तो इस तरीके के लोगों को के ऊपर जो है आरोप भी लगता है कि कैसे उनको लाइसेंस मिल गया और किसी को क्यों नहीं मिला। तो ये चीज़ें मुद्दा उठता है, तो इसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अब जो है इसमें एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, कह रहा है इससे निपटने की ज़रूरत है ना। अभी देखो जैसे कुछ खनन माफिया जो है अरावली को भी देखो उससे जो मिनरल वगैरह निकालने के लिए खनन करने के लिए तैयार थे, वहाँ से पत्थर वगैरह जो है निकालने के लिए, है ना। तो उससे निपटने की ज़रूरत है। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था की जो है समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मध्य आय जाल है ना, जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं उनको वो एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं क्योंकि उनका विकास हो नहीं पा रहा है, और जो इस तरीके के लोग हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, दोस्तों एक जो है ना पक्षपात जैसा हो जा रहा है, जहाँ जो है क्रोनी पूंजीवाद जो है अल्पतंत्रों को निर्मित करता है और जो समृद्धि को जो है ना धीमा कर देता है। अब क्या है कि इससे जो है देश आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसी को धीमा कर देता है। तो इसमें इसके कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, तो इसमें जो है बताया जाए क्लोरी इसमें कह रहा है उपनिगमन, जिसमें बताएगा अपेक्षाकृत जो है इसमें कह रहा है अधिक कल्याणकारी स्कीमों को जो है ना आरंभ करने और जो है चालू स्कीमों को जो है ना चालू स्कीमों को लिए जो है अपेक्षाकृत अधिक वित्त आवंटित करने की जो है तत्काल आवश्यकता है। तो ऐसा बात उसमें कोई कहा नहीं गया है, ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, उसको पैसेज में जो राइटर करना चाहता है उसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा कि अपेक्षा के जो कल्याणकारी स्कीमों को कैसे क्यों, ये तो कुछ कोई बात इसमें हुआ ही नहीं है। ये तो बात जो है कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है ना, और जो है जो पूंजीवाद है उस पर वो चोट करने की बात कर रहा है, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है आर्थिक विकास को जो है अन्य माध्यमों से जो प्रोत्साहित करने एवं निर्धनों को लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसने ऐसा भी बात नहीं बोला कि निर्धनों को, क्योंकि निर्धन के पास इतना कहाँ पैसा होगा कि वो लाइसेंस ले पाएंगे, और इस तरीके की जो है चीज़ें उनको संसाधन भी तो देना पड़ेगा, तो लाइसेंस कैसे दे देंगे, जब चीज़ें रहेंगी तभी तो, है ना। तो इस तरीके का भी बात उसने नहीं कहा है कि हमको उनको लाइसेंस देना यह चीज़ें करनी है। उसके बाद तीसरी कह रहा है इसमें वर्तमान में सरकार की जो कार्य प्रणाली को ना और पारदर्शी और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात मुझे लग रहा है यही कहा है। हम अच्छा अगला भी देख लेते हैं। तो डी इसमें कह रहा है हमें सेवा क्षेत्र की जगह जो है निर्माण क्षेत्र का विकास करने पर जो है अधिक ध्यान, ये भी बात नहीं कहा कि वो कि पक्षपात करेगा कि जो है सेवा क्षेत्र हमको नहीं बढ़ाना है या निर्माण क्षेत्र हमको ज़्यादा विकसित करना है। ऐसा कोई सरकार नहीं चाहेगा कि उसका सेवा क्षेत्र ना बढ़े और निर्माण क्षेत्र बढ़े, है ना। तो ये जो उसके कहने का मतलब है वो यही कहना चाह रहा है कि जो वर्तमान में सरकार है ना उसको कार्य प्रणाली और जो है उसके पारदर्शी में सुधार करना चाहिए, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कर रहा है, तो ऑप्शन इसमें सी होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा है, हम जो है कौन कौन, अच्छा ये चौथा है, हमने पिछला कौन सा देखा, हाँ ये देखना है। ठीक है, हमारा ये तीसरा जो है इसको देखेंगे, तीसरा परिच्छेद है, इसको करके करने की कोशिश करिए। इसमें कह रहा है कि जलवायु अनुकूलन अप्रभावी हो सकता है यदि दूसरे विकास संबंधी सरकारों
के संदर्भ में नीतियों को जो है अभिकल्पित नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि एक व्यापक जो है रणनीति और जो है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करती है। कृषि प्रसार, फसल विविधता, एकीकृत जल एवं पीड़क प्रबंधन और कृषि सूचनाओं से संबंधित उपायों के एक जो है समुच्चय को सम्मिलित कर सकती है। इसमें से कुछ उपाय जलवायु परिवर्तन से और अन्य उपाय आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं, है ना। तो ये कह रहा है। हम एक बार क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं जिससे आपको तालमेल बैठाने में अच्छा रहेगा। उपयुक्त परिच्छेद में कौन सा जो है सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक निष्कर्ष पूछा है। इसमें इन्फ्रेंस पूछा है कि निष्कर्ष क्या निकलता है ना। तो इसमें पूछ लेगा निष्कर्ष क्या होगा। तो इसमें कह रहा है विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन जारी रखना कठिन है ना। और खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करना जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल से प्रत्येक विकासात्मक अभिकलाप प्रत्यक्ष या जो है अप्रत्यक्ष जलवायु अनुकूलन से जुड़ा है। इसके अलावा डी कह रहा है जलवायु अनुकूलन की दूसरे आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में परीक्षा की जानी चाहिए। आप इसका जवाब आपको देना है। हम आपको फिर से चलते हैं, देख लीजिए। चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। तो इसमें जो है कह रहा है जलवायु अनुकूलन प्रभावी हो सकता है यदि जो है दूसरे विकास संबंधित सरोकारों के संदर्भ में नीतियों को जो है अविकल्पित नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर कह रहा है एक व्यापक रणनीति जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करती है। कृषि प्रसार, फसल विविधता और एकीकृत जल एवं जो है पीड़क है ना प्रबंधन और जो है कृषि सूचनाओं से संबंधित उपायों के एक जो है समुच्चय को सम्मिलित कर सकती है। इनमें से कुछ उपाय जो है जलवायु परिवर्तन से और अन्य जो है उपाय आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं। तो इसमें जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास से संबंधित चीज़ें पूछ रहा है ना। कह रहा है व्यापक रणनीति, दोनों का व्यापक रणनीति। तो जलवायु और प्लस जो है आर्थिक दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, तो इसमें हम लोगों से पूछ लिया है निष्कर्ष, इन्फ्रेंस के उसका मतलब क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकलता है उसके कहने का मतलब। तो इसमें ए में कह रहा है विकासशील देशों में जो है जलवायु अनुकूलन जारी रखना कठिन है। तो ऐसा तो उसने कहा ही नहीं कि जो विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन जारी रखना कठिन हुआ है, ऐसी बात तो उसने बिल्कुल भी नहीं कहा है। तो ये गलत हो गया ये। दूसरा कह रहा है बी खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, है ना। जो खाद्य सुरक्षा उसकी अभिवृद्धि करना जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल विषय है। इसने जटिल विषय का कहीं नाम ही नहीं लिया है ना, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। निष्कर्ष में ये गलत हो जाएगा, ये गलत है बी। उसके बाद सी कह रहा है प्रत्येक लग गया है पहले ही, विकासात्मक है ना, कि मतलब जो सारे विकास की बात कर रहा है। अभिकलाप पक्ष है ना, प्रत्यक्षता या जो है अप्रत्यक्षता जलवायु अनुकूलन से जुड़ा है। तो प्रत्येक विकास की उसने बात ही कहाँ की, उसने तो बस जो है जलवायु अनुकूलन और आर्थिक विकास की बात किया है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है जलवायु अनुकूलन के दूसरे और आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में जो है परीक्षा की जानी चाहिए, ये बात उसने कही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप लोग को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बैंकिंग से, है ना। देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, करने का प्रयास कीजिए। समझ में नहीं आ रहा होगा तो घबराइएगा मत, अभी हम और भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको, बिना सिखाए हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं
तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपको समझ में आ नहीं जाएगा, जब तक सारी चीज़ें आ नहीं जाएंगी, तब तक हम आपको जो है ना सिखा करके ही दम लेंगे। चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं एक बार ही आपको। यह क्वेश्चन अंतर्निहित, इसमें इम्प्लाइड पूछा है। ठीक है, इम्प्लाइड को याद कीजिए हमने क्या बताया है। पहली बात तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जो भी मैंने रूल लिखा है वो रूल को ना अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। आप अपने सामने में लगा लेंगे और उसके बाद चाहे जितना पीवाई की कोई भी पैसेज दे तो आपको सारा कर ले जाएंगे। अब हम एक बारी अब आपको दिखा देते हैं, आप फटाफट क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। रात के जो है 11:30 बज गए हैं। हम फटाफट करवा देते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे भी क्वेश्चन आंसर भी करना है। हम देख रहे हैं परिच्छेद 1.4 है ना। इसमें कह रहा है कि पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र को जो है मुख्यतः मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग समाज को सेवा प्रदान करने वाले उच्च कोटि के स्वचालन और जो है उत्पादों से पुनः संरचित किया गया है। आज बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ऐसे नए कार्यक्रम की आवश्यकता है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो, है ना। तो क्या कह रहा है इसमें, पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र को जो है मुख्यतः मध्यवर्ग और उच्च वर्ग जो है समाज को सेवा प्रदान करने के लिए उच्च कोटि व जो है स्वचालन और उत्पादों से पुनः संरचित किया गया है ना। आज जो है बैंकिंग और जो गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ऐसे नए कार्यक्रम की आवश्यकता है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखनी है। इसमें हमको इम्प्लाइड देखनी है ना। तो इसमें कह रहा है पहले ऑप्शन में बैंकों के, है ना, अधिक स्वचालन और उत्पादों की आवश्यकता है। इसके अलावा फिर कह रहा है हमारे संपूर्ण लोकहित व्यवस्था की आमूल पुनर्संरचना की आवश्यकता है। आमूलचूल परिवर्तन कर देगा, ये गलत बात कह रहा है ना। और इसके अलावा फिर सी कह रहा है बैंक, बी गलत है। फिर कह रहा है बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं का जो है एकीकरण, है ना, करने की आवश्यकता है। फिर कह रहा है डी वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम इसमें फिर से एक बारी ऊपर पढ़ते हैं। तो अब देखो इसमें ऊपर वाले में हमने बी तो गलत कर दिया, ए वाला क्यों, ए वाला देखेंगे तो बैंकों के जो है ना अधिक जो है स्वचालन और जो है उत्पादों की जो है आवश्यकता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये उसने कहा ही नहीं है ना, कि जो है। और उसके बाद हमारे संपूर्ण, भी तो गलत हो गया। फिर सी कह रहा है बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं का जो है एकीकरण करने की आवश्यकता है। ये कौन सी बात कर रहा है गधों वाली, ये तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है ना। इसने जो है जो अर्थर है, ये बात तो बिल्कुल भी कहा ही नहीं है। जो बैंकिंग जो है, जो गैर बैंकिंग संस्थाएं उनको एकीकरण कर दिया जाए, ये तो बिल्कुल घाल-मिल करने वाली बात कह रहा है। तो हमारा जो डी है उसमें ऑप्शन में कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने की आवश्यकता है। यही कह रहा है, एक्चुअली वो यही कहना चाहता है कि जो हमारे मतलब वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने की जो है ना हमको आवश्यकता है
जिसमें जो मतलब छोटे लोग, छोटे व्यापारी हैं, जो मध्यम वर्ग लोग हैं, सारे लोगों को जो है वो देखो कह रहा ना, पिछले दशक में बैंकिंग ऋण को जो मुख्यतः मध्य वर्ग और उच्च वर्ग समाज को जो है सेवा प्रदान करने वाले उच्च कोटि का संचालन उत्पादों से जो है पुनः संरचित किया गया है। कह रहा आज जो है बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ना एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो, है ना। अब आम आदमी का उससे पहुंच कहाँ हो जाएगा, अगर हम इसको मानेंगे तो गैर बैंकिंग और संस्थाओं को एकीकृत करने का, तो बात तो वही हुई ना। तो हमको जो है वित्तीय समावेशन करना चाहिए जिससे जो आम लोग हैं, आम जनमानस है, वो भी उसमें आ सकें, है ना। तो ये चीज़ें करने की बात कर रहा है वो। अब हमारा एक क्वेश्चन और, उसको देखने के बाद हम वीडियो को बस यहीं तक करेंगे, उसके बाद अगले एपिसोड में करेंगे। तो हमारा लेक्चर 2 आएगा आप लोग के रिकमेंड पे, जब आप जो है इसको सफल बनाएंगे तब देखेंगे हम कितने लोग देखते हैं, क्योंकि कल ही वो वीडियो हम शूट करके डाल देंगे। अब थोड़ा सा क्वालिटी में देंगे, अब हम जैसा अभी आज दिख रहा है ना इस तरीके से नहीं रहेगा जब हम PYQ करवाएंगे। इसमें कह रहा परिच्छेद 5 दे रहा है, तो हम समझाने के लिए ही लिया गया, हमने ऐसा पैसेज लिया, अन्यथा हम तो जो है अच्छे से ले आते, है ना, PYQ, क्योंकि हमको समझाना था कि ताकि वो आपको एक बारी समझ में आ जाए, तो आप उसके बाद ना लाइन एक बारी आपको सिखा दूं, उसके बाद फिर खुद गाड़ी दौड़ने स्टार्ट हो जाएगी पटरी पे। कल से हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम देखेंगे इसमें अगर परिच्छेद 5 उसको करने का प्रयास कीजिए फटाफट आप लोग, है ना। परिच्छेद 5 जो है करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आता है कि यही चीज़ पूछ रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उपयुक्त परिच्छेद में जो है निर्णायक संदेश पूछ रहा है, क्रिटिकल जो मैसेज है कहना क्या चाहता है, क्या क्रिटिकल मैसेज इसमें छुपा है वो पूछना चाहता है ना। निर्णायक संदेश क्या देना चाहता है राइटर। पशु आधारित खाद्य स्रोत की जो है बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। उसके बाद बी कह रहा है अनाजों, गिरी, फलों और सब्जियों पर आधारित आहार विकासशील देशों में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सहयोगी है। उसके बाद सी कह रहा है मनुष्य स्वास्थ्य मामलों को बिना ध्यान में रखे समय समय पर अपनी खाने की आदतों को बदलते हैं। डी कह रहा है भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक यह नहीं जानते कि कौन सा आहार हमारे लिए सर्वोत्तम है ना। तो इन चीज़ों को ये कह रहा है जो है, अब हम आगे देखेंगे ना। अब एक बार देख लीजिए पैसेज को। है ना, तो किसमें क्रिटिकल मैसेज कह रहा है, तो इसमें ये मत देना कि जो जो है एम्प्लॉय वगैरह इस तरीके का जो है निष्कर्ष वगैरह उस तरीके का मत देना। इसमें ये पूछ रहा है कि जो है हमको अलग से अपने विवेकपूर्ण जो है ज्ञान नहीं इसमें लगाना है, ना ही इसमें ये चीज़ें कहा है कि जो है हमको कोई विकल्प, कोई हमको सजेशन दीजिए, सजेशन की बात इसने नहीं करा है। इसमें एक क्रिटिकल जो है मैसेज छुपा हुआ है उसको बताने के लिए बात कर रहा है। जैसे इसमें हम बता देते हैं अब आपको, कह रहा है यदि हम जो है 2050 की ओर देखें, जब हमें जो है ना कह रहा है देखें जब हमें 2 अरब अधिक लोगों को जो है आहार खिलाने की आवश्यकता होगी, मतलब जो हमारी संख्या बहुत बढ़ जाएगी पृथ्वी पर और लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों खाने की आवश्यकता होगी, लोग ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को आहार चाहिए खाने के लिए, तो हम जो है कहाँ से उनको जो है खाने के लिए वो देंगे, है ना। तो वो बातें वो कहना चाहता है। तो ये कह रहा है कि यह प्रश्न उठेगा कि कौन सा आहार सर्वोत्तम है ना। और एक नई आवश्यकता बन गया है,
आने वाले दशकों में जिन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए चुनेंगे उनके है ना इस ग्रह के लिए जो है गंभीर रूप से जो है बहुशाखन होंगे। और सामान्य रूप से कहें तो सबसे समुचित है ना, सबसे सामान्य रूप से अगर कहें तो समूचे विकासशील देशों में जो है खान पान की जो मतलब अभी पद्धति चल रही है, लोग ज़्यादातर मांस खा रहे हैं, मीट वगैरह खा रहे हैं, या तो डेयरी उत्पादन जो चीज़ें हैं, दूध से उत्पादन जो चीज़ें वो खा रहे हैं, है ना। इसी के इर्द गिर्द लोग घूम रही है, लोगों की जो खाने पीने की प्रवृत्ति है वो इसी में बढ़ रही है। और वह कह रही है वह जो है भूमंडलीय संसाधनों पर अपरिष्कृत अनाज, गिरी, फलों और जो है सब्जियों पर निर्भर करने और जो है करने वाली प्रवृत्ति की तुलना में अधिक दबाव डालेगी, है ना। क्योंकि जैसे जो अनाज वगैरह इस तरीके से इसकी तुलना में लोग ज़्यादातर मीट, मुर्गा, है ना, जो मांस चीज़ें है वो खाना पसंद कर रहे हैं, और जो डेयरी वाली चीज़ें वो खाना पसंद कर रहे हैं। अब आगे में क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, वो पूछा है क्रिटिकल निर्णायक जो संदेश है, इसमें वो राइटर कहना क्या चाहता है। तो राइटर यही कह रहा है कि जो है पशु आधारित जो खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग है ना, वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है, यही बात कहना चाहता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। और बी वाले में कह रहा है कि अनाजों, गिरी, फलों, तो अगर पहला देख लेंगे हम ऑप्शन सही है तो इसका नहीं मतलब कि हम आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ लेना, ताकि कभी कभी केवल एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, इस तरीके से हो जाता है तो गड़बड़ा जाओगे। इस वजह से पूरा पढ़ लेना। ऑप्शन ए सही है इसमें, जो सटीक विश्लेषण कर रहा है कि पशु आधारित जो खाद्य स्रोत है अगर उसकी मांग बढ़ी, जबकि उसमें भी वही बात कहा गया है पैसेज में कि अगर मांग बढ़ी तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत क्या होगा, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने लगेगा कि हम लोग को इतने ज़्यादा चीज़ें ला के देंगे कहाँ से, कहाँ खाने के लिए, है ना। और बी कह रहा है इसमें अनाजों, गिरी, फलों और सब्जियों पर आधारित जो आहार है विकासशील देशों में स्वास्थ्य के लिए जो है सर्वाधिक सुयोग्य है। तो ये चीज़ें वो वेजिटेरियन की तो बात कह रहा है, लेकिन ये चीज़ें जब अगर वो कहता कि मतलब सजेशन मांगता है ना, तो इम्प्लाई कहता उस तरीके से कहता, तो वो चीज़ें हम इसमें ऐड करते, तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं कि ये अगर नहीं है तो ये चीज़ें खा सकते हैं हम। तो ये चीज़ें कहने तब वो अगर वो राइटर वो बातें कहता तो हम उसको सजेशन देते कि आज जो है ना यहाँ पे अनाजों, गिरी जो है फलों और सब्जियों को जो हमारा विकल्प है खाने का। लेकिन वो ये चीज़ें नहीं पूछा, उसने पूछा है क्रिटिकल मैसेज, तो क्रिटिकल मैसेज में हमारा यही ऑप्शन सही होगा। और सी कह रहा है इसमें मनुष्य स्वास्थ्य मामलों को बिना ध्यान में रखे समय समय पर अपनी खाने की आदतों को जो है बदलते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सभी लोग अपने खाने पीने का चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसा जो नहीं रखते हैं, है ना। और सभी लोग हेल्दी होना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, मोटाई अगर थोड़ा सा मोटा हो जाता है यार मैं मोटा होना, दौड़ना, कुछ भी करने का प्रयास करते हैं वो। और उसके अलावा डी कह रहा है भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक यह जो है नहीं जान रहे कि कौन सा आहार हमारे लिए सर्वोत्तम है। ऐसा तो बात नहीं है, ऐसा तो सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कहे क्यों नहीं सारा चीज़ उठा के खा जाते, वो तो ये जानते हैं ना ये चीज़ें ख़राब है, हम ये कोई नहीं खानी चाहिए, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ए है। आज हम करेंगे यहीं पे वीडियो को एंड। अगर वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो लोग भी नए जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसके अलावा वीडियो को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। हम अगले वीडियो में इससे अच्छे से कंटेंट बना के ले आएंगे, और अब PYQ करेंगे रोज़ डेली 2025 का हम कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।